जहांगीर पे आपने लिखा है, जहांगीर उनकी बात कर लेते हैं। जहांगीर के बारे में तो हिंदुस्तान में यही है कि भाई बहुत हौज खास विलेज में रहता था, दिन रात तो बहुत डिस्टिल्ड, कितने पैक, 16 पैक एक दिन के, ये पता जो नहीं, कुछ 16 या 14। हाँ मैं अब नंबर भूल रही हूँ, पर हाँ 16 या 14, कुछ बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब फाइन डिस्टिल्ड जो भी वो हम्म लिक्योर होती थी वो हम्म पीता था। और हम्म मतलब उस, मतलब जहांगीर को एक तरीके से देखें तो ये है कि इन दोनों बड़े लोगों के बीच में एक हम्म वो बंदा है हम्म जिसको उस तरीके का मतलब फेम ही नहीं मिला, उस तरीके हम्म की लाइट ही नहीं मिली शाहजहां हम्म और अकबर के बीच में। हम्म और फिर वैसे अगर देखा जाए उनको, तो जो ब्रिज जो है हम्म कि मुगल डायनेस्टी को, मुगल एम्पायर को अकबर से लेकर और शाहजहां तक पहुंचाने का हम्म जो सलीम भाई जो हैं हम्म वो हम्म बड़े अच्छे तरीके से हम्म निभाते हैं। तो जहांगीर की सबसे खास बात आपको क्या लगी? जैसे जस्टिस ऑफ चेन तो उनका जानते ही हैं, हम्म और वो बड़े आर्टिस्टिक हैं, हम्म पेंटिंग और खूबसूरती हम्म मतलब उनको पता हम्म है। तो हम्म ही इज, अब ऑल ही इज ए नाइस गाय इन दैट सेंस। he's a nice guy. मतलब he's a more relatable in some ways. You can really understand because he is the son of a very very successful father, and he can never live up to that that expectation in his father's own eyes. And when he's it's very sad because he's born, ये तो सबको मालूम है ये किस्सा कि अकबर के बच्चे नहीं हो रहे थे, अब सलीम चिश्ती के पास गए और सलीम चिश्ती ने कहा कि 3 बेटे होंगे। और पर सलीम चिश्ती के घर में ही मतलब हरका भाई को भेजा गया। when she was pregnant, she was sent to live in Salim Chishti's house. So Jahangir was born there only in his house, and so he is literally born as the answer to his father's prayers, and then he becomes the bane of his old age. He really disappoints, not just he disappoints Akbar, and then he rebels against Akbar, and they have a very dysfunctional and difficult relationship. तो ये और फिर ये भी है कि जहांगीर की ऐसी रेपुटेशन बनी, और इसकी बहुत सारी हिस्टोरिकल रीजंस हैं कि उनको ऐसे दिखाया गया है कि वो मतलब खाली हाँ कॉन्नोसेयर ऑफ आर्ट एंड एक्सेसिव इंडल्जर इन अल्कोहल, कि वही उनकी बस यही उनकी हाँ यही उनकी लाइफ है। पर एक्चुअली मतलब he becomes emperor in 1605, and for 22 years he rules over a fairly stable, prosperous, more or less peaceful state. मतलब ऐसे नहीं कि वो he's not a failure in the sense that he is sometimes thought of as being. और जो मुझको अगर एक बात आप पूछें मुझसे सबसे अच्छी क्या बात लगी जहांगीर के बारे में, मैं कहूँगी जहांगीरनामा, बिकॉज इट्स अ रियली beautiful, very readable, very enjoyable book. His descriptions of people, of places, of flowers, of music, of birds, plants, animals, and just he travels a lot. The food that he eats, and also other things, the battles that other people, he is not fighting any battles, other people are fighting the battles. Different places. The first time he sees the sea in Gujarat, or then he travels from Ajmer to Mandu the whole way, where he stops somewhere. Well, it's a very and then his own मतलब life, मतलब ये जो 14 या 16 या जितना भी गॉबलेट पीते थे दिन में, ये खुद लिखा है जहांगीर ने कि मैं इतना पी रहा था, और मैं इतना पी रहा था कि मेरे हाथ में पकड़ा ही नहीं जाता था ग्लास, मतलब गॉबलेट, किसी और को मतलब पकड़ना पड़ता था, पिलाना पड़ता था। तो कभी कैसे पता नहीं अपनी ड्रंकन हेज में उनको लगा कि शायद डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तो डॉक्टर को बुलाया, एक हकीम हुमाम थे, तो हकीम हुमाम आए और उन्होंने कहा कि अब ऐसे करते रहेंगे तो 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर जहांगीर अपना पूरा जो डी एडिक्शन रेजीम है वो भी डिटेल में लिखते हैं जहांगीरनामा में, कि वो जो 14 या 16 जितने भी पैक थे उसको
आई थिंक 5 पे पहुंचाया, 7 पे पहुंचाया, और अपनी जो हार्ड डबल डिस्टिल्ड लिकर थी उसको थोड़ा डाइल्यूट करते थे वाइन के साथ। क्या बात कभी कभी वो बहुत एक्सोटिक हो जाती है वाइन के साथ। But he manages to bring it under control. And all of this he writes himself. अबुल फजल का जो मर्डर ऑर्डर करता, assassination जो जहांगीर ने ऑर्डर किया अकबर के लास्ट डेज में, क्यों उसने ऐसा क्यों किया? उसने इसलिए किया कि अबुल फजल, क्योंकि मतलब उस टाइम जहांगीर को बहुत ये डर था कि वो शायद अकबर किसी और को ही बना देंगे शहनशाह अपने पास, और किसी और का मतलब, एक तो जहांगीर के 2 भाई थे, वो दोनों मर गए, वो दोनों अल्कोहल एडिक्शन की वजह से मरे। फिर उन जहांगीर का अपना बेटा था खुसरो, और देयर इज एवरी रीजन टू बिलीव कि खुसरो, अकबर प्रिफर्ड खुसरो टू जहांगीर। और इनफैक्ट ऐसे भी अकबर जब बीमार पड़े और अपने डेथ बेड पे थे, तो खुसरो was the son of Mansing's sister. Okay. So Mansingh was his uncle and was his mamu. And Aziz Koka, ये जो milk brother थे अकबर के, बहुत ही powerful, was his father-in-law. So was married to his daughter. So and Mansingh and Aziz were amongst the 2 most powerful men in the kingdom in Akbar's time. तो जब सक्सेशन की का सवाल उठा, जब अकबर बीमार थे, तो इन दोनों ने कमिटी को बुलाया और वहाँ पे प्रपोज किया कि जहांगीर की जगह, सलीम की जगह खुसरो को बना देते हैं शहनशाह। और ये रिजेक्ट हुआ प्रपोजल, तो क्योंकि कुछ और जो थे उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे किया जा सकता है कि जो एल्डेस्ट सन है उसकी जगह ग्रैंडसन को बना दे, तो गलत बात है। तो ये रिजेक्ट हुआ, पर इन्होंने एक्चुअली ये प्रपोज किया था, तो ये सीरियस वो था डर। और मानसिंह को लगता, सलीम को लग रहा था कि one of the people who is most against him in the court is Abul Fazl. Abul Fazl के बारे में कहते हैं कि he was always saying snide things about me, he was always complaining about me to Akbar. तो his fear was that Abul Fazl will turn Akbar against Salim even more. तो मरवाना पड़ेगा। तो मरवाना पड़ेगा। फिर मरवाया उसको जो बुंदेला का जो राजा जो था, और सलीम का बहुत अच्छा फिर दोस्त बना, और बहुत ही फेवरेट लेटर ऑन कमांडर नोबलमैन वीर सिंह बुंदेला को से असैसिनेट करवाया। इंटरेस्टिंग। वैसे मैम इनकी दोनों की अगर वाइफ देखा जाए, अकबर की और इसकी सलीम की, नूर जहां और हरकाबाई, जिसको हम जोधाबाई पॉपुलर लैंग्वेज में कहते हैं, तो ये तो बड़ी उस तरीके की वीमेन थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव भी, ट्रेडर्स भी, क्योंकि शायद शिपमेंट्स भी थी ना हरकाबाई की थी, और वो बड़ा ट्रेड भी करती थी, बहुत ट्रेड करती थी। और नूर जहां तो पूरा नूर जहां के बिना तो पता ही नहीं हिलता था वहाँ। तो इनको आप किस तरीके से देखते हो दोनों को? इनको मैं देखती हूँ, ये दोनों एक्सेप्शनल नहीं है। एक तरीके से द mothers, the wives, the aunts, the grandmothers of the Mughal kings and princes are by and large all very, they play an active role. Historically, they play an active role in politics and in economics and in the court. ये नहीं है कि ये दोनों एक्सेप्शनल थी, उन्होंने कुछ ये नूरजहां एक तरह से बहुत ही एक्सेप्शनल है, क्योंकि ऑलमोस्ट को रूलर बन गई है। रूबी लाल का की थ्योरी है कि को सॉवरेन ही बन गई जहांगीर के साथ। हरकाबाई एक तरह से एक्सेप्शनल है, बिकॉज शी इज द फर्स्ट राजपूत क्वीन ऑफ अ मुगल किंग, और बहुत ही सक्सेसफुल वो, मतलब जो शिपिंग एंटरप्राइज उनकी जो चलती है, और फिर सलीम की माँ।
पर जो अब बाबर अपना बाबरनामा में लिखता है कि he says I would always consult my grandmother on all strategic Okay. matters. So women are very much जब भाइयों के बीच में जो हुमायूं और कामरान और बाकी जो भाइयों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, तो उनको जो मतलब संभाल रहा है, जो एम्बेसडर का रोल प्ले कर रहा है इनके बीच में, भाइयों के बीच में, वो है खानज़ादा, जो बाबर की बहन। बाबर की बहन खानज़ादा, जो बाबर का मेन एम्बिशन है समरकंद को कैप्चर करना, और समरकंद 2-3 बार कोशिश करते हैं, नहीं होता है। एक बार शैबानी खान है वहाँ पे, बहुत ही पावरफुल उज़्बेक रूलर, तो शैबानी खान बाबर को हरा देता है, उसकी वजह से बाबर को छोड़ के आना पड़ता है काबुल। और उस समय जो उनका अग्रीमेंट, जो एक मतलब मतलब खानज़ादा बेसिकली अग्रीज टू मैरी शैबानी खान in order as a way for letting Babar escape. And this from what I've understood is a treaty or a deal that is struck by Khanzada with Shaibani Khan, by the women with Shaibani Khan. Babar doesn't even know about it. So this happens, and he's very upset. Obviously, he's very close to his older sister Khanzada. और बहुत साल बाद शैबानी खान हारता है, एक I think against the Safavids. और जो सफ़ेद शाह हैं उस टाइम के, वो खानज़ादा को वापस भेजते हैं बाबर के पास। तो जब और बाबर जाता है मिलने, और खानज़ादा doesn't recognize him because when he left he was almost a boy, and now he's become this, his face has completely changed. So it's a very sweet reunion. But what is interesting about this is that, so basically Khanzada has been married to the enemy and come back, but thereafter there is no sense of shame, no sense of loss of honor in Babur's own part. She returns and then she marries again, and she becomes one of the most prominent and powerful women in the court. तो और ये इनकी हरबंस मुखिया की थ्योरी है, जो यही मैं बोल रहा था कि एक तरह से जो this linking of male shame and male honor with women is something that is foreign to the Mughal world. Okay. So, which is one of the reasons why women play a very active role in the court, in society and in politics. तो हरखा भाई और मेरे को गुलबदन बेगम बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं इसमें, जिन्होंने पूरी राइटिंग लिखी है बाबर की बहन से लेके आखिर तक। कहाँ तक जिंदा रहती हैं? जहांगीर के बाद तक रहती हैं? जहांगीर के बाद तक नहीं, पर जहांगीर अकबर के, और जहांगीर मतलब अकबर की ऑलमोस्ट खत्म होने से पहले, आई थिंक 1602 शायद में खत्म हो जाती हैं गुलबदन। 2-3 साल पहले अकबर के। आखिरी के 2 सवाल एक तो अकबर मरना नहीं चाह रहे थे, और वो कुछ तामझाम भी कर रहे थे ना कि मैं मरूंगा तो फिर अगले जन्म में दोबारा एम्परर बन के हुई है, इस तरीके से। और 63 इयर्स की उम्र में वो फिर मरे, और 50 साल लगभग रूल किया। तो एक अनुवाद उन्होंने ट्रांसलेशन करवाई है रामायण और महाभारत की, शायद फारसी से संस्कृत से फारसी में। तो वो क्या है? और इसके बाद एक और सवाल है बस। वो क्या है मतलब हाँ, वो ट्रांसलेशन क्यों करवाया था उन्होंने? तो वही जो जैसे पहले जो बात हो रही थी कि उनका दिस इज मतलब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ diverse influences into the under the Mughal umbrella, this is one of those things. अकबर को मतलब जितना भी उन्होंने मतलब स्कूल में ज़्यादा नहीं पढ़े, या अनपढ़ थे, या डिस्लेक्सिक थे, या जो भी मतलब नहीं जो भी थे, पर उनको किताबों का बहुत बहुत शौक था।
तो एक तो उन्होंने कमीशन बहुत की किताबें, जैसे अकबरनामा कमीशन की, पर उससे पहले ये सारी हिस्ट्री, जो गुलबदन की हिस्ट्री है, जौहर की हिस्ट्री है, और भी जो बतेरी हिस्ट्रीज़ हैं वो अकबर कमीशन की गई हैं कि कुछ सोर्सेज हों, कुछ इन्फॉर्मेशन हो हुमायूं के रेन का, बाबर के रेन का। बाबर की जो बाबरनामा है जो ओरिजिनली तुर्की में लिखी थी बाबर ने, वो उसको ट्रांसलेट कराई गई, अब्दुल रहीम ने तुर्की से फ़ारसी में ट्रांसलेट की। फिर ये खाने खाने वाले ने, खाने वाला ने, हाँ रहीम दास, हाँ जी हाँ। तो हाँ। और फिर मतलब अकबर को कहानियों का, किताबों का, मतलब किस्सा सुनने का, दास्तान गोई का बहुत 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 शौक शौक था। हाँ। तो उनका पूरा ही ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था। ये बदाऊनी बेचारे उसी में एम्प्लॉयड थे। दोनों उनकी रामायण और नौकरी वहीं से महाभारत, चल रही रामायण थी। महाभारत पे दोनों पे काम करवाया गया बदाऊनी से। तो ये मतलब बहुत सारी किताबें ट्रांसलेट करी गई, खाली महाभारत और रामायण नहीं, पर ये भी ये मतलब दिस वाज पार्ट ऑफ his curiosity and his interest in literature, in stories, and different types of people, different cultures, different things that he was encountering. Because basically Akbar's story is that Akbar is becoming Hindustani in his life. And the Mughal Empire is becoming Hindustani. जो मुगल एम्पायर को फॉरेन कहा जाता है, तो obviously ओरिजिनल में तो बाबर is definitely not Hindustani. He is very much from Central Asia. He is very much from Fargana. His great aim and ambition is to be ruling Samarkand. जब यहाँ पे बाबर आता है हिंदुस्तान में तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है बाबर को। बहुत मतलब 1526 अप्रैल में होती है बैटल ऑफ पानीपत, तो आप समझ, अभी तो आप देख रहे हैं कैसी गर्मी है। उसी तरह की गर्मी ये सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, काबुल से आ रहे हैं बेचारे, मतलब इतना थके परेशान हरियाणा, अरे तो कुछ पसंद नहीं आता यहाँ पे। बाबर की जो नोबिलिटी है बिल्कुल मतलब परेशान, वापस जाना चाह रही है। हाँ, एक उनमें से जाता भी है, जाते समय दिल्ली में शायद दिल्ली या आगरा में अपनी हवेली पे एक पोएम लिख के जाता है, जिसका मीनिंग बेसिकली ये है कि इफ आई मैनेज टू क्रॉस द इंडस, made my face turn black if I even ever wish to come to Hindustan again. बाबर ये पढ़ता है तो बहुत ही मतलब he is not at all amused, so he also writes a poem back to him saying कि again so the sort of translation and paraphrasing कि thank God Babar that he has given you Hind and Sindh and all these kingdoms. If you cannot stand the heat and long for the cold, there is always Ghazni. You can go there. So, but people are truly, it's like he has come. He says everything here. He says the people, the language, the taste, the air, the water, the fruit, everything, the animals, everything is different. It's like he has gone from it's gone to the moon or something. And he doesn't necessarily like it. He really misses the kind of fruits that he used to. The melons का जो कहते हैं, it's a real thing. He loved melons. He really did. And it was like mango को सब कहते हैं हाँ ठीक है, यहाँ सबसे अच्छा यहाँ का आम है फल, पर बाबर कहते हैं ठीक है आम, मतलब ठीक है, अगर अच्छा हो तो ठीक है, पर सबसे अच्छा आम भी आपको मतलब खरबूजे जैसा अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब you cannot compare mango with Kharbuza. With the Kharbuza and Kharbuza of Kabul. Great. And then before that Kharbuza of Fargana. पर अकबर के टाइम में अकबर becomes Hindustani. His tastes become, मतलब he is born in Umarkot. He spends 12-13 years in Kabul. In Kabul. He comes in here at 13-14 or 13 or so. He comes to Punjab. So he's still a child when he's here. He remembers that initial childhood the way he grew up, but he also grows up here and he becomes Hindustani here. And you can see it like it's the perfect example of how the people change and how the dynasty changes. कि जहांगीर तक आते जहांगीर was born in Agra in August during the monsoon. So
only knows the Indian weather and Indian taste. और शहंशाह बनने के बाद 1-2 साल बाद काबुल पहुंचता है जहांगीर, और वहाँ पे वो जो बाग थे जो जहाँ मतलब that Babur used to enjoy so much and miss so much when he was here. He goes to those gardens, he eats all those fruits, मतलब cherries और peaches और apricots और वगैरह वगैरह जो temperate climate के temperate fruits होते हैं. और फिर वो जहांगीरनामा में एक लाइन लिखते हैं कि notwithstanding all the fruits of Kabul, not one can match the mango. तो मेलन से मैंगो का जो जर्नी है, दैट इज आल्सो अ जर्नी ऑफ बिकमिंग हिंदुस्तानी. मैम जेम्स टोड ने भी शायद कहा था ना एक बार कि आई विश आई कैन बी राजपूत. He wanted very much to be Rajput. कहा था, शायद कहा हो, पता मुझको I haven't, but he would easily, you can see without him saying it, you can see. But he loves the Rajput. So quite fascinating about that. मैम आखिरी सवाल, जहांगीर का जो ये चेन वाला सिस्टम जो था, जस्टिस जो क्या बोलते थे उसको, जंजीर अल्लाह दिया जो भी था, वो क्या था? वो क्या था, एक चेन थी ज़रूर. शुरू में इन जहांगीरनामा ही राइट्स अबाउट इट कि एक जो आगरा का जो किला है वहाँ से बाहर एक लंबी सोने की चेन लटकाई गई थी. एंड अच्छा, सोने की? और आइडिया ये था कि किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ हो या कंप्लेंट हो तो वो चेन को मतलब घंटी बजाएं और ये शहंशाह पे होंगे या जो भी, मतलब उनको जस्टिस मिलेगी. अब वो किसी ने कभी चेन की घंटी बजाई या नहीं, आई डोंट नो. आई देयर इज नो फर्दर. एक बार मेंशन होती है जहांगीरनामा में शुरू में, उसके बाद आई डिड नॉट कम अक्रॉस एनी मेंशन ऑफ that chain of justice. But that said, there is a very जो ये दीवाने आम, जो पब्लिक हियरिंग होती है, जो पब्लिक ऑडियंस होती है एम्परर की जो होती थी, वो बहुत ही सीरियसली ली जाती थी. मतलब द एम्परर हैड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ टू द पब्लिक एंड मेक हिमसेल्फ अवेलेबल टू द पब्लिक. एंड ये जो एक क्या नाम है, जो एम्बेसडर हैं, कौन से, टॉमस रो, एक टॉमस रो इंग्लिश में अंग्रेज, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले मतलब, या ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के एम्बेसडर के तौर से आते हैं इंग्लैंड से, जेम्स वन के कोर्ट से एम्बेसडर, बट एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच इज जस्ट स्टार्टेड जस्ट नाउ. और जहांगीर के कोर्ट में. और टॉमस रो लिखते हैं कि you can set your watch by his appearance in these public meetings, and by the way that his day is regulated. So in that sense, the providing justice is very much an important part of the Mughal administration, not only by the emperor himself, but by the different courts that are set up in the empire. So which you can understand, because unless you have a working system of justice, you will have chaos in the empire, है ना. तो if you wanted to जस्टिस के लिए तो फेमस ही बहुत है वो सारे उस हिसाब से.